साथियों, यहाँ पर बैठे हुए कुछ वक्ताओं ने अपनी बात अपने अपनी तरफ से रखी। बामसेप के माध्यम से जो आज मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग का रखने का जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य आपको पहले समझना पड़ेगा। और पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हिंदी समझ में आ रही है? नहीं तो कोई दिक्कत हो तो फिर उसका ट्रांसलेटर भी रखना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। इसका मतलब है सबको हिंदी समझ में आती है। सिटी की रहती कैपिटल, बड़ा बड़ा सिटी, आप हिंदी तो पूरे भारत में टीवी में, घर में टीवी देखते रहते हो। साथियों, बामसेप में 40-45 साल से पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। माननीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में पूरे भारत में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम चल रहा है, वो काम आज की तारीख में टेक ऑफ स्टेज पर है। बामसेप 40 साल अंडरग्राउंड काम करते रहे। अंडरग्राउंड बामसेप ने काम किया 40 साल। 2011 से बामसेप ने रास्ते की लड़ाई शुरू कर दी है। संघर्ष की लड़ाई शुरू कर दिया है। अब बामसेप ने कई सारी ऑप्शन भी बनाया हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आरएसएस, सुना है ना आरएसएस? मगर आरएसएस की पूरे भारतवर्ष में 100 शाखाएं है। तो बामसेप ने भी डिसाइड किया कि हमारी 101 होनी चाहिए, उससे एक ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? तो अभी बामसेप 10 साल में लगभग 70-72 संगठनों का जाल फैला चुकी है और आने वाले 2030 तक पूरे 101 संगठनों का जाल फैल जाएगा। अभी इसमें किसी स्टेट में कोई संगठन ज्यादा एक्टिव है, किसी स्टेट में कोई कम ज्यादा प्रमाण है। मगर अभी 70-72 संगठनाएं जो पूरे बामसेप के जो ऑफसेट विंग से वो काम कर रही है। जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया गया संगठन है। भारत मुक्ति मोर्चा, इसका अर्थ बनता है कि भारत आज भी गुलाम है, तो भारत को मुक्त करना है। तो भारत को मुक्त करना है तो उसके लिए मोर्चा चाहिए। तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन बनाया गया है, इस संगठन के अंतर्गत कई सारे संगठन है। राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा है, राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा है, राष्ट्रीय युवा मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है। फिर अलग अलग जो समाज है भारत के अंदर 6 माइनॉरिटी है। 6 माइनॉरिटी जैसे क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है, लिंगायत है। ये 6 माइनॉरिटी है। तो ये 6 माइनॉरिटीज का भी हम लोगों ने राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया हुआ है।
तो साथियों, ये सारे संगठनों का जाल वामसेन द्वारा निर्माण किया गया है, इसको फैलाया गया है। और ये संगठनाएं किस उद्देश्य के लिए काम करना चाहती है, वामसेन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वामसेन का मेन मोटो क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। साथियों, भारत में दो प्रकार की व्यवस्था है। साथियों, भारत में दो प्रकार की विचारधारा है। एक है असमानता की विचारधारा और दूसरी है समानता वाली विचारधारा। तो जो असमानता की विचारधारा है उसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जाति व्यवस्था कहते हैं, उच्च नीचता कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। वर्टिकल असमानता, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, उसके नीचे अशूद्र। यह वर्टिकल असमानता भारत है। तो वामसेन है इस वर्टिकल जो खड़ी व्यवस्था है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, यह जो खड़ी व्यवस्था है, इस खड़ी व्यवस्था को समान व्यवस्था में प्रस्तावित करना चाहती है। अब ये जो समान व्यवस्था प्रस्तावित करना चाहती है, तो इस देश में जो समाज जिसको हम बहुजन कहते हैं, और ये जो बहुजन समाज जो है, ये किसी एक जाति को लेकर नहीं बोला जाता है। बहुजन समाज भारत के अंदर जो पूर्व के ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों द्वारा भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया है। तो कैसी जातियों का निर्माण किया गया है? तो दो जो नीचे के जो दो लोग हैं, शूद्र और अतिशूद्र, इन शूद्र और अतिशूद्र को 6743 जातियों में बांटा गया है। जैसे ओबीसी के अंदर आज के तारीख में 1931 को जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर अगर गिना जाता है तो भारत में 3743 जातियां सिर्फ ओबीसी में है। सिर्फ ओबीसी में। ऑल इंडिया में भारत में शेड्यूल कास्ट है, जिसको हम एससी कहते हैं। एससी में 1750 जातियां हैं पूरे भारत में। आदिवासी में, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसमें 809 के लगभग जातियां, 809 जातियां आदिवासी के अंदर पूरे भारत में है। अब ये जो तीन वर्ग प्रवर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको मिलाकर 6743 जातियों का निर्माण किया गया है भारत में। 1931 की जो जातीय जनगणना है, उस जातीय जनगणना के आधार पर बता रहा। आज अगर वो लोग ओबीसी की अगर जातीय जनगणना करते हैं, जातीय आधार पर जनगणना करते हैं, तो भारत में जिस तरह से 1931 के आधार पर भारत में 52% ओबीसी है, अगर आज उसकी जातीय आधार पर जनगणना होती है तो भारत में उसकी संख्या 60-65% हो जाएगी। यानी कि भारत में 50%, अगर 100% भारत की लोक संख्या है, तो 100% लोक संख्या में 50% से भी ज्यादा भारत में ओबीसी है। मगर इन ओबीसी को सारे अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। जब इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, तो उस जाति व्यवस्था के समय में सारे अधिकारों से वंचित रखा था, एक अधिकार खाली दिया था। सारे अधिकारों से वंचित थे, एक ही अधिकार, और वो था ब्राह्मणों को आप छू सकते हो, उनको टच कर सकते हो,
अब इनको छूने का अधिकार क्यों दिया? और फिर दूसरे कौन से अधिकार? पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, अन्याय के विरोध में हथियार शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। ये सारे अधिकार, ये अधिकार ओबीसी को नहीं था। तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार इन लोगों ने ओबीसी के इन अधिकारों से वंचित रखा और एक अधिकार दिया, छूने का अधिकार। अब छूने का अधिकार क्यों दिया? अब सारे लोगों को अगर अछूत बना देते हैं तो ब्राह्मणों की सेवा कौन करता? उनकी गाय भैंसों का दूध कौन निकालता? उनकी खेती में हल कौन चलाता? उनकी दाढ़ी कौन करता? उनके बाल कौन काटता? बात समझ में आ रही है? मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सीधी और सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो व्यवस्था जो बनाई थी, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में ये ओबीसी को इन सारे अधिकारों से वंचित रखा। अछूतों जो थे, अछूत जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो शेड्यूल कास्टों को अछूत यानी कि छूने का अधिकार नहीं। इसलिए उनको गांव से बाहर रखा जाता, गांव के अंदर बस्ती उनकी हुआ नहीं करती। और जिन लोगों ने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकारने से इनकार कर दिया है, वो जंगल में चले गए, उनको आदिवासी कहा गया। उन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी गुलामी को मान्यता नहीं दी, इसलिए उनको जंगल के बाहर, शहर और गांव की बस्तियों से बाहर रखा। वो जंगल में कंदमूल खाकर अपने जीवन गुजारते थे, लेकिन इनको गुलामी स्वीकार नहीं किया। ऐसी 809 से करीब जातियां बात। इन सारे जातियों को मिलाकर बहुजन समाज होता है। इन सारी जातियों को मिलाकर कोई भी एक जात को बहुजन नहीं कहा जाएगा। सारी जाति को मिलाकर फिर कुछ लोग, ये जो जाति जो है शूद्र और अतिशूद्र, इन शूद्र और अतिशूद्रों में से कुछ लोग, जिन लोगों ने